स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया स्टेप्स टुवर्ड्स न्यूक्लियर सॉवरेंटी। तो आइए इसे समझते हैं। रहा बात प्रॉब्लम क्या है, तो इंडिया न्यूक्लियर आर्म्ड बना था 1998 में, और हमने पहली बार बूम जो किया था वो स्माइलिंग बुद्धा जी थे 1974 में। मतलब 1974 में कि हम ऐसा कर सकते हैं। 1998 में तब तक काफ़ी सारी टेस्टिंग हो चुकी थी इंक्लूडिंग फ्यूजन। तब जाके होगा कि नहीं हमारे पास अब तरीका है, हम बूम कर सकते हैं किसी को भी। तो ये हो गया। अब रहा बात कि हम लोग पहुंच कैसे गए, तो बहुत लंबा रास्ता से आए थे हम लोग, मतलब बहुत टोक्यो ड्रिफ्ट किए थे। सिविलियन ग्रेड यूरेनियम ओर लिया गया, उसको सिविलियन रिएक्टर्स में डाल के पका के प्लूटोनियम बनाए, प्लूटोनियम से हम लोग वेपन्स बनाए। मतलब बहुत लंबा रास्ता से आए। और हमारे पास आयरॉनिकली मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर का पूरा टेक्नोलॉजी है, यानी कि स्टार्ट टू फिनिश न्यूक्लियर बूम बनाना से लेके पावर प्लांट बनाने तक सब थारा भाई संभाल लेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। वो है, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है। ये उल्टा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा रॉ मटेरियल लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका रॉ मटेरियल नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी है। तो ये समझ लीजिए कि हम लोग के पास सप्लाई चेन का वनरेबिलिटी है, और ये बहुत बड़ा वनरेबिलिटी। आप ऐसा समझिए कि कहने को इंडिया में यूरेनियम है, लेकिन इतना कॉन्सेंट्रेशन में नहीं है, एक जगह पे नहीं है, और जो है भी उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि यूज़ कर सकें। तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन ट्रिक ये है कि इंडिया के पास थोरियम रिजर्व दुनिया का सबसे बड़ा है। तो मतलब ये वही वाली बात होती है कि आप कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, वहाँ पे उसका एक सेट मिलता है आपको। जैसे साउदी नेशंस को पानी नहीं मिलता लेकिन तेल मिल जाता है, तो वैसे ही है, किसी को कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है। तो हमें यूरेनियम नहीं मिला लेकिन थोरियम दबा के मिल गया। तो अब बात करते हैं हमारे होमी भाभा जी ने बहुत बढ़िया सब्र के साथ 3 स्टेज का प्लान बनाया। हिसाब ये था, ये मैं क्या कहता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इंडिया में कुछ लोग तो हैं जो थोड़ा लंबा गेम खेल जाते हैं, और बहुत पहले की बात कर रहे हैं, मतलब कि वो इंडिया का नींव में ही अच्छा अच्छा चीज रख देते हैं जो बाद में हम लोग को प्रॉफिट मिलता है। तो ये वैसा ही था। इसमें हिसाब ये था कि हम लोग को अपना फ्यूल खुद से बनाना है, और न्यूक्लियर में सीधे रास्ते से आप आ नहीं सकते, न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत फचांग वाला है। तो इन्होंने एक पूरा एक प्लान बनाया कि अच्छा कर क्या सकते हैं। ठीक है, समस्या है, समस्या का समाधान क्या है, तो समाधान को बनाओ कैसे, तो उसके लिए 3 स्टेज प्लान बनाया गया। तो हिसाब ये है कि अभी इंडिया कैसे चल रहा है, अभी चल रहा है इंपोर्टेड नेचुरल यूरेनियम और हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, नेचुरल है, मार्केट में मिलता है, और खरीदता है इंडिया, समझना बहुत जरूरी है। इनरिच नहीं खरीदते, और खरीदते हैं। वो डिपेंड करता है, अब एग्जैक्टली कोई कंपनी मुंह खोल के नहीं बता रही कि कितना है, अगर आप न्यूक्लियर फील्ड में काम करते हैं तो बता दीजिए, लेकिन गेस यही है कि उसके अंदर इनरिच्ड यूरेनियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। आपका 1% या उससे भी कम हो सकता है, या अगेन मुझे कोई डेटा नहीं दे रहा है या मिला नहीं। तो U235 जो है, जो एक्चुअली बूम करता है, वो उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। जो अभी ईरान के पीछे बूम बड़ी हो रहा है, ईरान वही उसको 60% तक कर दिया था। रिएक्टर सब में 10 से ऊपर नहीं जाते हैं। 60 करना मतलब आप सीधे बूम बनाने पे ही लगे हुए हो। तो वही बात है, हम लोग ये लिए। अब इससे हम लोग रशिया से अच्छी दोस्ती थी, सोवियत यूनियन से उस टाइम में। तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बनाने लगे। अब प्रेशराइज्ड हवा रिएक्टर का फायदा ये होता है कि ये सस्ता फ्यूल पचा जाता है, यानी कि आप जो ओर है, ओर को ऑब्वियसली रिफाइन कीजिए, फिल्टर कीजिए, वो पचा जाएगा डायरेक्ट। तो वहां पे क्या मिलेगा, ठीक है, आपने ओर में डाल दिया, बिजली मिला, गर्मी मिला, लेकिन और क्या मिला, और आपको 2 चीज मिलेगा। पहला, डिप्लीटेड यूरेनियम का स्टॉक रहेगा, क्योंकि यूरेनियम जो आपने डाला था उसमें 238 मेजॉरिटी रहता है, कुछ ही रहता है 235। 235 रिएक्ट कर गया, ठीक है, वो तो खत्म, वो खपत हो गया, वो आपका डॉटर प्रोडक्ट्स बन गया। बचा हुआ जो था उसको हम लोग कहेंगे डिप्लीटेड यूरेनियम 238, यानी कि ये न्यूट्रॉन खा सकता है लेकिन उसको खा के फटेगा नहीं। लेकिन क्या होगा, आप वहां तो था ही, वो आपने रॉड डाला उसमें था, तो उसका क्या होगा, उसकी शादी हो जाएगी जबरदस्ती से न्यूट्रॉन के साथ। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के साथ शादी होगा तो वो एक फैमिली यूनिट बनेगा, जिसे हम लोग कहते हैं प्लूटोनियम 239। तो प्लूटोनियम 330, ये 239 जो है, ये बूम बनाता है। भारत के पास बूम आता है प्लूटोनियम 239। ठीक है, अब रहा बात कि यहाँ पे ही हम लोग थोरियम क्यों नहीं डाल, अगर हम लोग, आप समझ लिए कि यूरेनियम लेके उसे प्लूटोनियम बदल दे रहे हैं, तो थोरियम को क्यों नहीं बदल रहे हैं। बात यह है कि ये जो इकोसिस्टम है, मतलब जो रिएक्टर है, वो जिसे कहते हैं वीक न्यूट्रॉन इकोनॉमी है, यानी कि अगर उसमें आप थोरियम डाल दिए, थोरियम यूरेनियम 233 में नहीं कन्वर्ट होगा, उसमें न्यूट्रॉन की वेलोसिटी नहीं है, फास्ट न्यूट्रॉन नहीं है, थर्मल न्यूट्रॉन है। जो आप लोग चेरनोबिल शो देखे हो ना, तो बुलेट, फास्ट बुलेट, वही है। इसमें उतना स्पीड नहीं है कि इसमें आप सीधे थोरियम डालिए काम खत्म,
नहीं तो हमें टेंशन ही नहीं रहता, ये 3 प्लांट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ट्रिक ये है कि हम लोग और खरीदें बल्ले बल्ले, थोड़ा सा इंडिया में भी और है बट उतना प्रैक्टिकल नहीं है। और लिए और और में बहुत कम मात्रा एक्चुअली यूजफुल है, उसको डाले रिएक्टर में, जिसे कहते हैं 235 रिएक्टर। 235 रिएक्टर में आपको 2 आउटपुट मिलेगा। पहला आउटपुट मिलेगा डिप्लीटेड यूरेनियम, दूसरा आउटपुट मिलेगा प्लूटोनियम। ठीक है, ये दोनों आपने उठा लिया। अब इस पे स्टेज 2 पे आते हैं, जिस पे आप वीडियो देखे हैं, या अगर आप मेरा चैनल रेगुलर देखते हैं 1 साल पहले में देखे हैं, तो यहाँ पे स्टेज 2 होता है। यहाँ पे हम लोग खास तौर का रिएक्टर बनाते हैं जो है फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर, और इसीलिए उसमें तिगड़म ज़्यादा लगता है। तिगड़म ज़्यादा ये है कि उसमें सोडियम कूलिंग करनी। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो न्यूट्रॉन चिल कर देता है, भैया चिल रहो, और हैवी वाटर बहुत जल्दी चिल करता है, तो उसको चिल नहीं करना है। सोडियम जो है न्यूट्रॉन के लिए ट्रांसपेरेंट है, वो स्लो नहीं करता, यानी न्यूट्रॉन इकोनॉमी बहुत अच्छी है। इसीलिए सोडियम का पूरा हाय-तौबा करना पड़ा था कि हम लोग के पास जब फ्यूल नहीं है और फ्यूल बनाना है तो न्यूट्रॉन को मैनेज करना है। न्यूट्रॉन का मैनेजमेंट का असर पानी में नहीं होगा, सोडियम में कर सकते हैं। क्या पानी में कोई ऐसा डिज़ाइन है? कुछ लोगों ने क्लेम किया कि ऐसा-ऐसा करके आप कर सकते हैं, बट वो सॉर्टेड नहीं है, तो सोडियम में ही चलेगा। सोडियम में अब सोडियम में क्या हो रहा है? सोडियम में आप 3 चीज़ डाल रहे हैं। पहला है U238 यानी कि डिप्लीटेड यूरेनियम, ठीक है? फिर प्लूटोनियम 239, 239 जो आपको मिला था पिछले स्टेज से, इसीलिए देखिए स्टेज से नीचे गया, ठीक है? फिर आप उसमें थोरियम 232 डाल रहे हैं, ठीक है? अब ये आप पका रहे हैं। पकाने में आपको बिजली मिल रहा है, यानी कि गर्मी मिल रहा है, गर्मी से आप टरबाइन चला रहे हैं, टरबाइन से बिजली निकल जा रहा है, ठीक है? तो वो हो गया आपका रिएक्टर स्टेज 2। ट्रिक ये है कि यहाँ पे चूंकि फास्ट न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे अब आप कुक कर रहे हैं, और यहीं पे आपको 233 मिलने लगा। 233 जो आपको मिल रहा है थोरियम से, यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, हमें थोरियम नहीं चाहिए, हमें यूरेनियम चाहिए, खास तौर का यूरेनियम चाहिए। 233 हमारे पास रहा है 235, 235 पचाने वाला रिएक्टर है, और 235 मतलब आपको थोड़ा सा नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है, और मेजॉरिटी होता है 238। हमें चाहिए 233। ऐसा क्यों? आपने ले लिया नेचुरल वाले को पचा के, आपने प्लूटोनियम निकाला, डिप्लेटेड यूरेनियम, उसमें थोरियम डाल दिया। अब वहां पे आप जब इसको दोबारा पकाए तो U233 आया। अब ये जाएगा थर्ड स्टेज में। यहां पे मैजिक होता है। थर्ड स्टेज का रिएक्टर होगा यूरेनियम 233 रिएक्टर। 233 रिएक्टर जो है, 233 रिएक्टर जो है, ये सीधा चल सकता है। यहां तक अभी हम लोग बहुत हाई तौबा कर रहे थे, ये डालो वो डालो। जैसे आप थर्ड स्टेज में पहुंचते हैं, यानी कि आपके पास U233 का स्टॉक है कि आप रिएक्टर बनाइए, स्टार्ट कीजिए, गाड़ी खुल जाती। गाड़ी खुलने का मतलब यानी कि अब अगर थोरियम आप लेते जो भारत के पास भरा पड़ा है 232, उसको जबरदस्ती का आप न्यूट्रॉन से शादी करा देते हैं, तो हो जाता है 233। आपके पास एक फिजनेबल मटेरियल आ जाता है डायरेक्ट, मतलब थोरियम डालिए, फिजनेबल U233 आता है, और 233 आप पचाते जाइए रिएक्टर में बार बार। मतलब बेसिकली रिएक्टर में डालिए, रिएक्शन शुरू होगा, बल्ले बल्ले, गर्मी बनेगा, बिजली बनेगा, बल्ले बल्ले। लेकिन वहाँ हो क्या रहा है? रिएक्टर के अंदर पक क्या रहा है? उसके अंदर जो आप थोरियम डाल रहे थे वो न्यूट्रॉन खाने लगेगा, वो न्यूट्रॉन खा के बदल जाएगा आपका 233 में। बेसिकली आप उस इन्वायरमेंट का फायदा उठा रहे हैं, उसमें न्यूट्रॉन से और पकाई कर रहे हैं, पका के आप फिर से साइकिल को कंप्लीट कर सकता है। 233 बेसिकली थोरियम डालिए, वो यूरेनियम में कन्वर्ट हो रहा है, यूरेनियम को साइकिल करते रहिए, नया थोरियम डालते जाइए, यूरेनियम बनते जाएगा, थोरियम डालिए, यूरेनियम बनते जाएगा। ये साइकिल सेल्फ सस्टेनिंग है। यानी कि थर्ड स्टेज का रिएक्टर जिस दिन इंडिया बनाता है, इंडिया उस जगह पे पहुंच जाएगा, सर आप इंपोर्ट मत दो, सर आप टेंशन मत लो, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास अपना थोरियम है, अपने मतलब टेंशन ही नहीं लेना इतना है, और वही थोरियम सीधे जाएगा रिएक्टर में। रिएक्टर के अंदर वो पकेगा, बिजली भी बनेगी और वो पकेगा, न्यूट्रॉन एनवायरनमेंट में पकेगा, पक के वो बन जाएगा U233 वापस फीड कर दो रिएक्टर में ऑलरेडी। अब फीड करने का मतलब इन्हें निकालो डालो वो वहीं रहने दो, कुछ करना नहीं होता है। मतलब बेसिकली हाँ, ये जो रिएक्टर्स हैं, बहुत सारे रिएक्टर डिज़ाइन ऐसे होते हैं सील्ड, मतलब आपने रिएक्टर बनाया, सील कर दिया, 10 साल बाद खोलेंगे उसको, फिर से उसमें फ्यूल बदलेंगे। ये डिज़ाइन जो इंडिया काम कर रहा है, ये सारा एक्टिव डिज़ाइन है, यानी कि इसमें रिएक्टर चल रहा है, रॉड खोल के आप फ्यूल बदल लीजिए, क्योंकि आपको बदलना पड़ेगा ना, मतलब कि जितना उसमें थोरियम डाले थे वो खपत जब हो गया, डॉटर प्रोडक्ट्स में वो बदल गया, निकाल के हटाना पड़ेगा ना, निकाल के हटाइए, फिर फ्रेश थोरियम डालिए, वो चलता रहेगा रिएक्टर। कनाडा से भी हम लोग को वही मिला था, उसी तरह का मतलब रिएक्टर मिला था, जिसका कनाडा से हमारी बहुत दुश्मनी है भाई, शुरू के टाइम में। अभी तो थोड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन उस टाइम बहुत बहुत गुस्सा रहे थे वो लोग, क्योंकि अमेरिका नहीं दिया था रिएक्टर, कनाडा दिया था, हम लोग बूम बना दिया उससे, बहुत गुस्सा है।
बट वही है, हम लोग थोरियम 232 की शादी करा दे रहे हैं, और आपको पता है शादी स्टेबल नहीं होता है, तो बम जैसा बन जाता है, यूरेनियम 233 फट जाता है, रिएक्टर चलने लगता है, कोई टेंशन नहीं, गर्मी है, बिजली निकाली है, कोई टेंशन नहीं है, और फीड स्टॉक आपके पास अनंत है। अनंत नहीं है कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं 6 लाख टन के आसपास है, कितना टन है वो भगवान जाने, बट मतलब सॉकेट है। शुद्ध भाषा में आप ऐसे समझिए कि इंडिया थर्ड स्टेज पे जाता है, और थर्ड स्टेज पे जाने के लिए हमें सेकंड स्टेज पे क्यों चाहिए, ताकि 233 पका सके। तो आपके दिमाग में आता है भैया 233 खरीद क्यों नहीं लेते, जब हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं नेचुरल यूरेनियम, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं। ये वेपन्स ग्रेड है, ये कोई देश नहीं बेचेगा, और आप चाहोगे भी नहीं बेचे, क्योंकि हमें खरीदने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन पाकिस्तान खरीद लिया तब तुरंत हो जाएगा। तो ये बेसिकली ऐसा टेक्नोलॉजी है ना कि सर आप काबिल हो तो ही आ सकते हो, आप ना काबिल हो तो नहीं आओगे। यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो इंडिया यूरेनियम और खरीदता है वो कोई भी खरीद सकता है, आप चाहें तो घर में भी खरीद सकते हैं, ज़्यादा मत खरीदिएगा। हाँ, खरीद सकते हैं, थोड़ा थोड़ा रहता है, रेडिएशन निकलता रहता है उससे। तो इनरिच करके आप उसको रिएक्टर चलाइए, या रिएक्टर ही ऐसा बनाइए जो पचा जाए उसको। पचा तो लिए, वहाँ से आपको ये प्लूटोनियम 239 मिल गया और डिप्लीटेड है, वो सबको डालिए एक खास रिएक्टर में जिसमें न्यूट्रॉन बहुत मतलब फास्ट न्यूट्रॉन है। फास्ट न्यूट्रॉन में आपको 233 मिलेगा, मतलब एक पूरा रिएक्टर सिर्फ इग्निशन फ्यूल के लिए बनाया जा रहा है कि 233 इतना बने, कुछ टन बने, ताकि वो दूसरे रिएक्टर में डाल के रिएक्टर को स्टार्ट कर सकें। और अगर हम लोग ये सब काम सही से करते हैं, तो जो फाइनल स्टेज 3 का पहला रिएक्टर बनेगा वो हम लोग ब्रीडिंग साइकिल में चलाएंगे, यानी खूब थोरियम डालेंगे, खूब ओवर प्रोडक्शन कर देंगे U233 का। U233 का जब ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, उससे आगे और रिएक्टर ले जाएंगे कि भैया अब U233 का प्रोडक्शन हो रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना है। वहाँ पे इंडिया इंडिपेंडेंट, कोई टेंशन नहीं है। कितना रिएक्टर चाहिए सर, कितना थोरियम है, बहुत है तो सोचो मत, बनाते जाओ। मतलब अगर हमारा नेवल एसेट बोलता है एक काम करो ना सर, बहुत तेल के लिए हाई तबाह होता है, एक काम करो सर, सारे नेवल बड़े एसेट्स जो हैं सबको या तो छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर दे दो या बड़े बड़े दे दो, और हमें डीजल सबमरीन पर सिर मत खपाओ, हो जाएगा। ये जिस दिन पहुंचे टेंशन लेना ही नहीं है। नेवी को बोला जाए सर तुम बोलो ना कितना चाहिए, हम देते हैं, टेंशन नहीं है। और हाँ बाय द वे, जो नेवल रिएक्टर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, क्यों, क्योंकि इनरिच्ड फ्यूल जाता है, बम फ्यूल जाता है, वो काफ़ी हॉट फ्यूल जाता है, तो उसके लिए चाहिए ये U233। तो यही है 3 स्टेज प्लान, यानी कि जो बाहर से मटेरियल खरीद रहे हैं उससे फीड स्टॉक बनाइए, फीड स्टॉक को एक ऐसा नेचुरल इन्वायरमेंट बनाइए, यानी कि फास्ट न्यूट्रल वाला इन्वायरमेंट बनाइए जिसमें आप नेक्स्ट स्टेज का 233 बना सकें। 233 को फिर से कुकिंग रिएक्टर बनाइए। कुकिंग रिएक्टर जब एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो थोरियम को वो पका पाएगा, थोरियम पकेगा, काम खत्म, टेंशन खत्म, टेंशन खत्म। तो यही 3 स्टेज प्लान है। मैं दाग दूंगा, मतलब कि लॉन्ग टर्म और न्यूक्लियर फिजिक्स की महारत इतना अच्छा से मैंने बहुत रेयरली देखा कि सर हमें पता है 30-40 साल आगे का हम प्लान करके जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब रहा बात डिजाइन, अब जो लोग देख चुके हैं वो स्किप कर दीजिए, पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो हिसाब ये इंडिया का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, 500 मेगावोल्ट मेगावाट ई है। आप देख होंगे मेगावाट ई और टी लिखा रहेगा, टी का मतलब है थर्मल है, ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल है। तो जैसे 500 मेगावाट ई है तो थर्मल आराम से उससे ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, 2000 तक भी हो सकता है। तो और हाँ ये समझना, न्यूक्लियर रिएक्टर ठंडा रहता है कोल पावर प्लांट से। कोल पावर प्लांट का जो फर्नेस है जिसमें आग लगाते हैं वो आराम से 1000 डिग्री से शुरू होता है, और कुछ कुछ डिज़ाइन में जैसे झारखंड में एक तो बहुत ज़्यादा भयानक सुपर क्रिटिकल डाला गया है, वो 1600 डिग्री सेल्सियस का फायर रखता है। न्यूक्लियर रिएक्टर उतना गर्म नहीं रखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर को जनरली 500 डिग्री, 600, एक दो डिज़ाइन मैंने देखा जो 800 तक पुश करता है, जनरली उसे ठंडा रखते हैं। तो आपका 547 डिग्री सेल्सियस इंडियन वाला डिज़ाइन है। तो ये आपका एक्टिव कोर हो गया, ठीक है। अब रहा बात इसमें हम लोग सोडियम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कहने को हम कहते हैं कोल का फायर बहुत हॉट है, तो उसमें पानी तुरंत स्टीम क्यों नहीं बन रहा है, इसीलिए उसे प्रेशराइज करते हैं। पानी को अगर आप प्रेशर में डाल देते हैं तो वो बहुत हाई टेम्परेचर तक जा पाएगा और लिक्विड ही रहेगा। रिएक्टर में बस दिक्कत ये होता है कि एनर्जी डेंसिटी फ्लक्स जो है, मतलब कि इतना फ्लक्स है उसमें कि पानी आप बहुत हाई प्रेशर पे ले जाना पड़ता है, ताकि पानी तुरंत ये ना हो, क्या बोलते हैं, मतलब एक तो स्टीम में ना बदल जाए, दूसरा पानी ब्रेक ना कर जाए, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ब्रेक कर सकता है। तो बहुत हाई प्रेशर में पानी को फ्लो कराते रहना पड़ता है। तो प्रेशर चाहिए। अब प्रेशर के साथ दिक्कत ये आता है कि ठीक है आपका टेम्परेचर मिल गया, पानी आपका बहुत गर्म हो गया, 300 डिग्री सेल्सियस पानी हो गया, 400 डिग्री सेल्सियस पानी हो गया, और जैसे ही आप उसका वेंट खोलेंगे वो तुरंत सुपर हीटेड स्टीम बन जाएगा, बल्ले बल्ले। लेकिन सर प्रेशर के कारण आपका पाइप बहुत मोटा हो गया, पूरा स्ट्रक्चर, क्योंकि वो फटता है। अगर आप उतना हाई टेम्परेचर का पानी रखे हुए किसी टैंक में, उसमें बहुत हाई प्रेशर है, यानी कि वो लीक नहीं करेगा, वो फटेगा। तो बहुत खर्चा लगता है उतने स्ट्रांग पाइप्स बनाने में, और वो सारा आपको न्यूक्लियर के आसपास बनाना है तो फचांग बहुत हो जाता है।
तो क्या किया जाए, तो सोडियम में आ जाए। सोडियम में क्या है, सोडियम रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है लेकिन हाई टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाता है, ठीक है। लेकिन सोडियम का फायदा यह है कि बहुत हाई तक में, यानी कि वो 500 से ऊपर भी जाएगा तो भी वो लिक्विड रहेगा, गैस में नहीं बदलेगा। ये इसका सबसे बड़ा बात है, यानी कि रिएक्टर पूरा एकदम पगला रहा है तो भी सोडियम नहीं भाप बनेगा। सोडियम मतलब आपका आराम से 800 तक जा सकता है। तो ये 250 का जो रनिंग टेम्परेचर, थोड़ा सा प्लस माइनस प्लस बफर वो संभाल लेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको प्रेशर नहीं चाहिए, मतलब आपका पाइप है, नॉर्मल प्रेशर पाइप तो आप रखोगे ही थोड़ा, लेकिन हाई प्रेशर नहीं है, टेम्परेचर हाई है, प्रेशर कम है। तो ये मेटल के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। आपने कर लिया और ये आपका काम आसान कर देता है। अब ये जाता है दूसरा हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। यहाँ पे आप स्टीम बनाते हैं, ठीक है। आपका ये सोडियम का एक लूप है, दूसरा पानी का लूप है। अब हाँ, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि सोडियम और पानी प्यार नहीं करते एक दूसरे से, वो फट जाते हैं। तो अगर लीक हुआ ये रिएक्टर में, वो कबूम कर देगा। तो यहाँ पे जो हीट एक्सचेंजर है वो किसी भी हालत में ऊप्स नहीं कर सकता है। वो उसमें गलती से भी पानी इधर से इधर गया गया या सोडियम इधर गया, कबूम हो जाएगा। तो और बाय द वे सब प्रेशर में है, सोडियम भी प्रेशर में चल रहा है और आपका पानी भी प्रेशर में चल रहा है। तो पानी जब प्रेशर में गया तो अब वो भाप बनेगा, मतलब हाई प्रेशर ये बन जाएगा। वो है 490 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि यहाँ पे आपका जो लूप चल रहा था, वो लूप का इनपुट आ रहा था आपका 525 डिग्री सेल्सियस, और जो पानी का आउटपुट जा रहा है वो 490 डिग्री सेल्सियस है। वो होता है 100% नहीं ट्रांसफर होगा, तो इतना हो जाएगा। फिर ये आपका नॉर्मल रीहीटर पे चलेगा, टरबाइन पे चलेगा, टरबाइन से आपको 500 मेगावाट बनेगा। अब रावत स्टीम तो बना लिया, उसे ठंडा कैसे करेंगे? ठंडा के लिए वो कंडेंसर जाएगा। कंडेंसर को कैसे ठंडा कीजिएगा? कंडेंसर को ठंडा करने के लिए समुद्र का पानी से कर रहे हैं। अब रहा बात समुद्र के पानी से कैसे करेंगे, वो डिपेंड करता है। मिटिगेशन स्ट्रैटेजी होती है कि वो आप रेडिएटर टू रेडिएटर एक्सचेंज करेंगे। क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं शेयर किए हैं, बट जनरली ये रहता है कि आप पानी का फ्लो इतना हाई रखो कि पानी बॉईल ना हो, क्योंकि पानी बॉईल हो गया यानी कि वेपर में बदलेगा तो वो रेसिड्यू छोड़ेगा पीछे। नॉर्मल ग्राउंड वाटर जान निकाल देता है सारी चीज़ों का, सॉल्ट वाटर जो समुद्र का है वो तो उड़ा देगा आपका सारे इक्विपमेंट को। तो उसको आपको ये करना होता है, भैया फ्लो रेट हाई रखो। यानी कि इनपुट मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका टेम्परेचर मान लीजिए कि इनपुट वाटर का समुद्र का है, थोड़ा सा तो नीचे से ले रहे होंगे, तो लेट्स जस्ट से 25 डिग्री सेल्सियस है, वो ऐसा फ्लो रखेंगे 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना हो, ताकि स्टीम ना बने, मतलब यहाँ स्टीम ना बने, कंडेंसर के आसपास स्टीम ना बने फिर निकले। लेकिन आप बोलोगे सर करोजन तो होगा, करोजन होगा, एकदम होगा। तो वहाँ पे जनरली इस तरह के डिज़ाइन जो इतने मैंने देखे हैं उसमें सैक्रिफिशियल मेटल लगाया जाता है, यानी जिंक का एक डंडी डाल दिया जाता है जो जिंक खपते रहता है, मतलब आप न्यूट्रलाइज करें। शिप में भी यूज़ होता है, कॉमन चीज़ है कि जो चीज़ करोसिव है, जो खा जाएगा, उसको आप खाना खिला देते हो कि भैया तुम खा लो, मतलब मेन स्ट्रक्चर को मत खाओ, तुमको हम अलग से खाना खिला देते हैं, बैलेंस करते हैं। तो वही देख लीजिए सी में जैसे लिखा हो ना 28 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री सेल्सियस, फिर ये आपका वाटर कंडेंस हो गया, ये वो साइकिल लूप करता रहेगा, यहाँ सोडियम लूप करता रहेगा। तो ये है। और रहा बात अब रिएक्टर का, सबसे बड़ा खतरनाक बात ये होता है कि रिएक्टर में कोई बंद का स्विच नहीं होता है। जो लोग गधे हैं रिएक्टर्स के बारे में वो यही बोलेंगे आप, हाँ हम तो ये कर देंगे, कंट्रोल रॉड डाल देंगे, रिएक्टर बंद हो जाए। रिएक्टर बंद नहीं होता है, वो बहुत गर्म से कम गर्म होता है, लेकिन वो अभी भी गर्म ही रहेगा। और इसीलिए अगर आप फुकुशिमा का देखेंगे, जैसे ही भूकंप आया था, स्काडा सिस्टम वही किया जिसको उसके लिए डिज़ाइन किया गया था कि भूकंप है, सीरियस है, बंद करो, कर दिया। उसके बाद 2 दिन बाद क्यों फट गया? बात वही है कि अगर आप रिएक्टर में हम भैया कंट्रोल रॉड डाल दें, बंद करो रिएक्टर, रिएक्टर में सिर्फ एक चीज़ बंद हुआ है, यानी कि जो एक्टिव फ्यूजन हो रहा है वो बंद हो गया, ठीक है। लेकिन जो डॉटर प्रोडक्ट्स हैं वो सारे तो अभी भी है ना, वो तो अभी भी डिके कर रहे हैं ना, और सारे का डिके चेन एक जैसा नहीं है। कुछ कुछ का डिके है कि भैया ये 15 दिन में डिके होगा, कुछ का है कि ये 7 दिन में डिके होगा, कुछ का 20-30 मिनट बाद डिके होगा। और वो सारे एटम का डिके एनर्जी इतना रहता है कि ये रिएक्टर धीपता रहेगा, और वही पे समस्या था। इसीलिए आप देखेंगे न्यूक्लियर मतलब जो रिएक्टर है, प्लांट्स हैं, उसका जो स्पेंट फ्यूल है, मतलब जिसे रिएक्टर से निकाल दिया है, उसे पानी का स्विमिंग पूल में रखना पड़ता है 2 साल के लिए, ताकि वो ठंडा हो। एक्चुअली ठंडा हो नहीं रहा है उसका, बस आप वेट कर रहे हो कि उसका जो सेकेंडरी रिएक्शन है वो चिल हो जाए। भैया हो गया, सारे डॉटर प्रोडक्ट्स चिल हो गए, उसी लिए बोल रहे हो 2 साल लगता है इसमें। तो समझना बहुत जरूरी। बहुत लोगों का मैंने डिसीजन दिया, अरे हम ना अर्थक्वेक हुआ तो कंट्रोलर डाल देंगे, उसके बाद फटेगा वो। आप डाल दी, और बाय द वे चेरनोबिल में भी वही हुआ था, डाले रिएक्टर बूम। तो फुकुशिमा उसके लिए हुआ था, चेरनोबिल में डिज़ाइन फ्लॉ था, बट इसमें भी वही ना हो कि भैया हमने कंट्रोलर डाल दी, मान ली अर्थक्वेक हुआ या कुछ हुआ कि हमने कंट्रोलर डाल दिया, अब रिएक्टर का क्या करेंगे? तो इसको ठंडा रखने के लिए पानी घुमाना पड़ता है कि रिएक्टर आपने बंद कर दिया, उसके बाद भी पानी घुमाते रहे। सर पानी को चलाओगे कैसे? फुकुशिमा में वही हुआ था कि वो जापानीज ईगो पे चल रहे थे, उनको न्यूक्लियर सेफ्टी कमीशन ने बोला था सर आपके सारे बैकअप जनरेटर
वो आपके बेसमेंट पे है। अगर फ्लडिंग हुआ, सुनामी आई, वो डुबा देगा, आप लटक जाओगे। और रहा बात, इसमें क्या बोलते हैं, आपका न्यूक्लियर जो सील वेसल है उसमें पानी नॉर्मल प्रेशर में नहीं डाल सकते हैं, वो 300 400 या 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। तो प्रेशर में पानी डालना पड़ता है, तभी अंदर आप हीट निकाल पाएंगे। और अगर हीट नहीं निकालते, वो पहले तो स्टीम का वो प्रेशर बना देगा जो फटेगा। जो आपने देखा पहला बूम हुआ था फुकुशिमा में, सॉरी हाँ फुकुशिमा में, डाइची पावर प्लांट में, वो स्टीम बूम था, स्टीम फट गया क्योंकि आप प्रेशर है नहीं आपके पास, आप ठूस नहीं पा रहे हो पानी, वो फट गया। अब फटने के बाद वो मेल्ट डाउन करके नीचे जाएगा, एग्जैक्टली जैसे चेरनोबिल में हुआ। तो उससे बचाने के लिए हमेशा हर न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक बम बम बैकअप जनरेटर रहता है, बम बम बैकअप पंप्स रहते हैं कि पंप चलेगा, जनरेटर चलेगा और आपका प्रेशराइज पानी डाल के इसको ठंडा करते रहेंगे। तो यहाँ पे वैसा नहीं किया गया है, इसमें हमारा पानी से कोई लेना, क्योंकि बोले सोडियम और पानी मतलब कबूम, मतलब जितना नुकसान होगा नहीं वो सोडियम फोड़ के नुकसान कर देगा। तो कैसे ठंडा करें, तो सोडियम का फायदा उठाया गया। ये सोडियम भैया बहुत हाई टेम्परेचर मैनेज कर सकता है लिक्विड में ही। तो एक काम करो, सोडियम का एक कूलेंट लूप है, चार्ट हो जो 4 डंडी आप देख रहे हैं, वो ऐसा एक लूप है। ये लूप बनाया गया कि 8 मेगावाट का गर्मी ये निकाल सकता है एक लूप, ऐसा 4 लूप दिया गया है। तो इसमें होता क्या है, सोडियम सर्कुलेट करता है। क्यों सर्कुलेट करता है, कन्वेक्शन से, पंप नहीं है ये, पंप फ्री ऑपरेशन है। सोडियम एक जगह गर्म होगा, वो धीरे धीरे लाइट होगा, ऊपर जाने लगेगा, और ये पूरा लूप में सोडियम फिल्ड है। तो जो ठंडा हो गया है वो डेंस हो रहा है, तो ये खुद ब खुद कन्वेक्शन से पानी रोटेट कर रहा है, मतलब पानी की जगह पे लिक्विड सोडियम रोटेट कर रहा है। और ऊपर आपका ये है रेडिएटर है जो गर्मी बाहर निकाल देगा, ताकि ये जब बंद किए हैं तो फट ना जाए। ये समझना बहुत जरूरी है, रिएक्टर बंद करने के बाद फटता है, बंद करने टाइम नहीं। मतलब आप बंद करना चाहते तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कि आपके पास बैकअप जनरेटर हो। जो आप चेरनोबिल में देख रहे हैं ना, कि उनको क्यों टेस्टिंग करनी इतनी ज़रूरी थी कि भैया ये पावर कट होने के बाद, जनरेटर स्टार्ट होने के पहले कैसे आप स्टीम प्रेशर मेंटेन करेंगे। और स्टीम प्रेशर किस लिए चाहिए था, ताकि टरबाइन चले। टरबाइन से करना क्या था, पंप्स चलाने थे। पंप्स जब तक सही है रिएक्टर सेफ है, पंप बंद हुआ रिएक्टर बूम गया। तो यहाँ पे पंप हमने हटा ही दिया, हटाओ। और एक ठो मान लीजिए नहीं काफ़ी रहता, 2 काफ़ी हो जाता है, लेकिन 4 डालें ताकि कुछ ना कुछ तो रहे। और ये सब रेडिएटर ही मैनेज करना, ज़्यादा टेंशन नहीं है। यही हम लोग का मेन सिस्टम है। और ये चूंकि फास्ट है, फास्ट न्यूट्रॉन इसको कहते हैं, तो नो मॉडरेटर नहीं है। तो इसका वही फायदा है कि बहुत आराम से आप ट्रांसम्यूटेशन कर सकते हैं। अब रहा बात, बोलेंगे सर मॉडरेटर नहीं है तो फटे उठेगा, नहीं। हाँ भी और नहीं, मतलब रिएक्टर ही है, मजाक तो है नहीं। लेकिन ये नेगेटिव वॉइड कोएफिशिएंट, यानी कि न्यूट्रॉन जब बहुत ज़्यादा एनर्जी डंप करेगा, सोडियम लिक्विड है, एक्सपैंड करने लगेगा, एक्सपैंड करेगा, रिएक्टिविटी घट जाएगी, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब कि अगर बहुत ओवरहीट हो रहा है, यानी मान लीजिए ये लूप नहीं काम कर पा रहा है, नहीं गर्मी निकाल पा रहा है, या कुछ फॉल्ट हो गया है, ये लूप काम करे उसके बीच में मान लीजिए ये भी फेल हो गया, तब तो ये जो गर्मी होगा ये अपने आप को थ्रॉटल करेगा, ठंडा नहीं होगा, खतरा में तब भी रहेगा, लेकिन भागेगा नहीं, रन अवे नहीं होगा। वही नेगेटिव वॉइड कोएफिशिएंट रखा गया है इसमें। और वही हम लोग फर्टाइल मटेरियल डालेंगे और उससे फ्यूल निकालेंगे। और रिएक्शन जो हो रहा है वो साइड इफेक्ट है कि बिजली आपको मिल रही है। बिजली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरा रिएक्टर बिजली के लिए नहीं है। बिजली ये है क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट है। बिजली बस इसलिए बना रहे कि इसका रनिंग कॉस्ट थोड़ा मैन निकल जाए। मेन है कि इसमें हम थोरियम डालें और यूरेनियम निकाल दें। तो ये है हमारा डिजाइन। अब बात करते हैं गोल्स क्या है, मतलब कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लाखों करोड़ लगा रहे हैं, तो उसका गोल्स क्या है। गोल है कि पहला न्यूक्लियर सॉवरेंटी चाहिए, यानी कि बाहर वाले डिसाइड ना करें। हम समझ सकते हैं कि कनाडा वाले भाई लोग थोड़ा गुस्सा गए, बट बाकी लोग मतलब ऐसा नहीं होना सर आप डिसाइड करो कि हमारा क्या हो रहा है, ठीक है। फ्रांस डिसाइड करे, कजाकिस्तान डिसाइड करे, रशिया डिसाइड करे, ना जी ना सर, आप लोग खुश रहो, हम अपने में खुश रहते हैं। पहला तो वो हो गया। और यूरेनियम और को इम्पोर्ट ही बंद कर देना है सर, नहीं करना है हमको इम्पोर्ट, क्योंकि बहुत खर्चा लगता है, बंद करो सर। फिर कॉम्पिटेंसी इन फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर, ये कुछ ही देश इसमें महारती हासिल रखे हुए हैं, और इसी में सब चीज़ बनता है। मतलब कि नॉर्मल रिएक्टर है किसी, ठीक है सर हमारे पास पानी आता है, पानी उबाल देते हैं, काम करते हैं। फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर है, नहीं सर हम चीज़ों को बदल देते हैं, आप ये डालिए हम उसे वो बदल देंगे, हमारे अंदर ये डालिए हम निकल को चार्ज बना देंगे। बहुत सारा चीज़ होता है उसके अंदर। तो फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर की अगर कॉम्पिटेंसी है, अलग अलग साइंटिफिक ब्रांच खुल जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियर का ट्रांसम्यूटेशन, वो साइंटिफिक कैटेगरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि क्या होता है, तो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन मतलब एक मैटर लो, बदल दो। जैसे हम थोरियम को लेकर यूरेनियम में बदल रहे हैं, आप मतलब बहुत सारी चीज़ को कर सकते हैं। आप कार्बन को लेकर कार्बन बैटरी बना सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है तो बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, अगर देश के पास एक्सपर्टीज है फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर का। क्योंकि कहीं तो चाहिए ना जहाँ पे आप डाल के काम करो। सर है, टेंशन नहीं लेना है।
अब रहा बात कि हमारा जो अचीवमेंट है नापा कैसे जाएगा, वो देखा जाएगा U233 ये बना ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना बनाना है कि चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सके, और चेन रिएक्शन है कि थर्ड स्टेज का रिएक्टर में। ये अभी चलेगा धीरे धीरे, किलोग्राम में ही बन रहा होगा, धीरे धीरे बनेगा। तब तक थर्ड रिएक्टर का डिज़ाइन स्टार्ट होगा, डिज़ाइन करेंगे, मे बी उसका छोटा पायलट बनाया जाए या मे बी डायरेक्ट बड़ा बनाए, आई डोंट नो, वो भारत सरकार पे है। और उसको फीड करके, क्योंकि 233 दे के इसको स्टार्ट कराना है, स्टार्ट जब कर लेंगे तब वो थोरियम खा पाएगा, थोरियम ब्रीडिंग रिएक्टर बनेगा। और वो इंडिया का फाइनल सोल्यूशन है कि हमें U233 थोरियम ब्रीडर रिएक्टर डिजाइन करना है। क्योंकि आप देख लीजिए, थोड़ा मोड़ा हमारे पास यूरेनियम है, थोरियम सर थारा भाई संभाल लेगा, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट है बाय द वे। ये एक लौता चीज है जो मतलब इंडिया बस जेन्युइनली वर्ल्ड लार्जेस्ट है, ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा, संभाल लेना, कोई टेंशन नहीं। हमारे मोदी जी हैं, देख रहे हैं वो प्लांट को। तो वही आप समझ लीजिए, यूएसए के पास भी बेचारा 9% ही है वर्ल्ड का, ऑस्ट्रेलिया के पास, चाइना के पास सर नहीं, हमारे मतलब हमारे सबसे नजदीकी है ब्राजील। तो वही सोचिए, ब्राजील क्यों नहीं ट्राई किया। तो वही है, इंडिया थोरियम पे कर रहा है। तो गोल्स हैं, पहला न्यूक्लियर की आज़ादी मिल जाए, दूसरा हमें इंपोर्ट का टेंशन नहीं है, फिर फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर पे महारत हासिल करो, ताकि जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट इंडियन रिसर्चर्स को करना है सर हम कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। और U233 इतना बनाओ, किलो में, टन में, किलो टन में, कितना भी जो है बनाओ, ताकि आगे वाले स्टेज यानी थर्ड स्टेज का गाड़ी खोलना हो जाए। वो एक बार स्टार्ट हो गया, उसके बाद काम खत्म, उसके बाद शायद इसे बंद भी किया जा सकता है। चांसेस कम है कि बंद करेंगे, बट ये कर देंगे, ठीक है ये रिसर्च रिएक्टर है, यहाँ सीखो समझो, ट्रांसम्यूटेशन करो, वो सब हो जाएगा। तो 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम है। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा विजडम दिखाना होगा। तो न्यूक्लियर सॉवरेंटी, एक देश जो 1 अरब से ज़्यादा लोगों को संभाल रहा है, उसके लिए बहुत बढ़िया बात है, बल्ले बल्ले दी बेस्ट, ठीक है। और आ बात, हम लोग कॉम्पिटेंसी से आ रहे हैं। और हाँ, इंडिया में जितने पावर प्लांट्स है उसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। एक है सिविलियन सेक्टर, जिसको वो न्यूक्लियर सेफ्टी कमीशन चेक करते रहती है, उस पर बाय द वे सब लोग हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, जापानीज वाले में भी बाकी सब देश जाते हैं, हमारे वाले साइंटिस्ट जो हैं दूसरों के पास जाते हैं, उनके हमारे पास आते हैं। ये न्यूक्लियर में पूरी दुनिया विलिंगली एग्री की है कि अगर सिविलियन के लिए है तो प्लीज़ हर कोई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाले, नहीं, सब कोई मिल बांट के मेहनत करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं एक दूसरे का, पर तभी ज़्यादा बूम बाम बड़ी नहीं है। 3 बार तो हो गया है, बट ज़्यादा नहीं हुआ है, एंड होप नॉक ऑन वुड 3 से ज़्यादा ना हो। तो वही है। और देश के लिए न्यूक्लियर सेफ्टी आ जाना बहुत बढ़िया। तो एक तो वो है जो पब्लिक के लिए खुला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, जब इंडिया का पावर प्लांट में इंस्पेक्शन होता है उसका वीडियो रखा हुआ है यूट्यूब में, आप देखना चाहें तो 14 साल पहले का है। बहुत बार होता रहता है इंस्पेक्शन, तो वो तो है। लेकिन इंडिया का एक दूसरा सेक्शन भी है जो ये है, क्या बोलते हैं, मिलिट्री सेक्शन है, जिसको नहीं शेयर करते हैं, कहाँ बिल्डिंग है, कैसे, अंदर अंदर का उसका फोटो भी नहीं मिलेगा, वो अलग है। तो अगर इंडिया के पास ऐसा होता है कि नहीं सर हम अपना डिसाइड कर सकते हैं, मतलब हमारे पास इतनी कॉम्पिटेंसी की, जब मांगना ही नहीं है आपसे सामान तो हम क्यों टेंशन लें, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, इंडियन नेवी को चाहिए सर, नेवी का हमारे पास बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में, नेवल चाहिए। और नेवल में आप समझिए कि वो लोग ही तेल खाने लगेंगे तो तेल को डिफेंड कैसे करेंगे। तो इसीलिए उनको न्यूक्लियर में शिफ्ट कर देना बहुत फायदेमंद है। और हाँ, जो यूरेनियम हमारा निकलेगा उसका रिएक्टर छोटा बनता है, तो वो बना सकते हैं। न्यूक्लियर कॉम्पिटेंसी का बहुत एडवांसमेंट होगा, जितना आप ये करते हैं न्यूक्लियर कि हाँ भाई हम पूरा न्यूक्लियर कर सकते हैं, जैसे स्पेस में आरटीजी मिशन डालना या स्पेस में हीटिंग एलिमेंट्स बनाना, जो अभी चांद के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि भैया कैसे उसमें हीटिंग एलिमेंट डालो ताकि लूनर नाइट क्रॉस कर सके, वो सब भी इंडिया कॉम्पिटेंट हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं क्लियर करता, ये पावर सोर्स नहीं है। अगर आप इसे बिजली बनाने की कोशिश करते हैं, नेवी के लिए बल्ले बल्ले, देश की सुरक्षा के लिए अति बल्ले बल्ले, लेकिन आप बोलोगे इससे मैं बिजली बनाऊंगा, सर बिजली, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूं जो सोचते हैं कि न्यूक्लियर सही है, क्योंकि न्यूक्लियर जिस टाइम आया था मार्केट में, यानी कि 1930s में, उस टाइम में ऑप्शन नहीं था, उस टाइम में सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। उस टाइम में आप किसी को बोलते सोलर एक चीज है, लोग पचता ही नहीं किसी को। आप उस टाइम बोलते विंड, तो बोलते विंड, वो जो खिलौना जो मतलब गेहूं पिसता है वो। तो आज की दुनिया बदल गई है। तो अब ये हो गया कि जो अल्टरनेटिव सोर्सेस है, यानी कि सोलर और विंड जो है, उसका दाम बहुत कम है, यानी कि आप बेच क्या रहे हो एंड में, ठीक है। सेफ्टी सॉवरेंटी वो तो हो गया, ठीक है, आपने बना लिया, अब बेच क्या रहे हो। इसके लिए, इन सभी के लिए, हमारे फ्लीट के लिए, मतलब तट रक्षक जो इसे कहते हैं, इनके लिए बिल नहीं देखा जाएगा। लेकिन आप पावर प्लांट बना रहे हैं, उसके लिए बिल देखा जाएगा कि सर ठीक है आप दे रहे हो 500 मेगावाट, आप दे रहे हो पर घंटे 500 मेगावाट आवर यूनिट, आप समझ लीजिए आपका बिल आ रहा है, ठीक है सर, लेकिन हम कितना खा रहे हो इसके लिए पैसा, इतना बनाने के लिए, वहीं पे फेल हो जाता है, वहीं पे। और इसीलिए मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट में एक बार भी बिल नहीं बताया इसका कितना बिल है, क्योंकि बहुत जोर का सदमा लगेगा अगर आप सुनेंगे कितना ज़्यादा पैसा लगा है। बिजली जस्टिफाई नहीं कर सकता, बिजली उतना महंगा आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि खरीदेगा नहीं फिर कोई। सब्सिडी देके मे भी आप बेचवा दो, बट लेकिन घूम फिर के तो वही हो गया कि फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये
दुनिया जो बदल गई है, मतलब ये मानना पड़ेगा, बोल रहे ना ये प्रोजेक्ट आदम जमाने का है। अगर ये मान लीजिए 1990s तक भी इंडिया सॉर्ट किया रहता कि ठीक है, क्योंकि बाय द वे ओरिजिनल प्लान बहुत सिंपल था, 20-30 साल में निपटना था, घसीटा बहुत ज़्यादा गया। तो उस टाइम भी अगर ऐसा रहता कि हाँ भाई हमने बना लिया, सॉर्ट कर लिया, कॉम्पिटेंसी हो गई, ग्रो करते जाओ, ठीक है, वो तो हुआ नहीं। अब है कि अब कोई भी देश का स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिकल बोर्ड देखेगा, सर आप बोल रहे हैं मैं यहाँ प्लांट बनाना है, ठीक है सर, लेकिन अगर हम इस प्लांट पे पूरे देश ये मतलब पूरे स्टेट का बिजली निकालने लगे, वो इतना महंगा हो जाएगा कि नहीं कर सकते। थोड़ा सा जरूर डाल सकते हैं ताकि आपका ये रहे, जैसे हम लोग कहते हैं ग्रीन इनर्शिया रहे, बल्ले बल्ले रहेगा 24/7, मतलब कुछ तो रहे जो बैलेंस कर सके, वो अच्छा रहेगा। बट पूरा देश चलेंगे इस लाइक सस्ता नहीं है। और वही बताएं, जितना फजांग है न्यूट्रॉन वाले में, जितने लोग इंप्लॉइज काम कर रहे हैं सबको आना चाहिए। जैसे आप लोग देखें चेरनोबिल वालों, उसमें बहुत बोला था कि जीनॉन पॉइजनिंग हो गया, भैया जीनॉन कहाँ से आ गया रिएक्टर में? वही है, एलिमेंट ट्रांसम्यूटेशन जो होता है वो बहुत फचांग वाला चाहिए, और अगर आप गलती किए कबूम, तो ये एक थोड़ा सा सीरियस बात है प्रैक्टिकली। और रहा बात, युद्ध होता है, टेररिज्म होता है, ये सब का मतलब क्या है? अगर आप अपने देश में खुद ज़्यादा रिएक्टर्स बनाते हैं तो सारे टेररिस्ट बोलेंगे सर प्लीज़ सर और बना लो ना सर, उसको फोड़ेंगे, और कुछ करें चाहे नहीं करें, पैनिक से ही आपका बैंड बच जाएगा देश का। हाँ, सबूत चाहते हैं, देख लीजिए चेरनोबिल में जो अभी बूम बामड़ी हो रहा है उसके पीछे क्या हालत खराब हो रहा है। सबका वही है कि ये वेपन्स प्रोजेक्ट है। मैं एकदम क्लियर, न्यूक्लियर क्या इंडिया के पास होना चाहिए? एकदम वेपन्स प्रोजेक्ट है, इससे बेटर कुछ है नहीं। हम बना रहे हैं न्यूक्लियर सबमरीन, हम चाहते हैं ये सारे बोट्स न्यूक्लियर पे चलते रहें, बल्ले बल्ले बोल, बहुत बड़ा कोस्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा कोस्ट है अपने पास। और एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, लेकिन वो ज़्यादा काम का नहीं है क्योंकि तेल नहीं है उसके पास। कि सर वो तेल इसके लिए रखे, क्या बोलते हैं आपका, बोट चलाने के लिए रखे कि प्लेन उड़ाने के लिए रखे? अमेरिका इसीलिए पगलाता है ये निमिट्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। न्यूक्लियर अगर रिएक्टर रहता है तो काफ़ी जगह खाली रह जाता है, वो खाली जगह में आप प्लेन का तेल भर पाते हो, जेट प्रोपेलेंट। तो हम लोग को भी चाहिए ना सर, इतना बड़ा बड़ा ये, मान लीजिए कल को पाकिस्तान बोला हुलुलुलु, कल को चाइना बोला हम करेंगे हुलुलुलु, तो हमें तो कुछ चाहिए ना सर। तो वो सबके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और हाँ, फिर कितने वॉरहेड्स बना रहे हैं वो टॉप सीक्रेट बन जाएगा तब, मतलब थोड़ा सा आप बता के रखते हो, लेकिन फिर बाद में हुआ कि मूड हो गया सर, बना लेते 6-7 वॉट बना लेते, क्या टेंशन है, बस सबूत दिखाने है सर। अपना अपना पूरा सप्लाई चेन है सर, टेंशन नहीं लेना है। ट्रांसम्यूटेशन है, आप बोलिए जो एलिमेंट चाहिए वो एलिमेंट बना के देंगे हम आपको, तो वो तो उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दाम नहीं बता रहा हूँ, वो तुरंत आपका बजट, ओवर बजट जो है ना, उतने में सोलर फार्म बनेगा, बिजली दे देगा, रिकवरी हो जाएगी, ROI, काम खत्म हो गया सर। और बाय द वे डिले का तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये 1990 से पहले सॉर्ट हो जाता तो इससे बेटर कुछ होता नहीं इंडिया के लिए, लेकिन ये बहुत देर हो चुका है, मार्केट बदल चुका है। और जैसे अभी आप देखिए कि गाजा में जब बूम बम हो रहा था तो कौन घर में बिजली था? जिस घर पे सोलर लगा हुआ था। न्यूक्लियर अगर आप पावर प्लांट बनाते हैं सब कम, अब आप ही का हेडेक बन गया एयरफोर्स के लिए कि भैया उसको गार्ड करते रहो। और अगर मान लीजिए बिल्डिंग में भी नहीं मारते हैं, आप सबस्टेशन में मारोगे, गया पूरा सेक्शन। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सोर्सेज ज़्यादा इकोनॉमिकल है, ज़्यादा रेजिलियंट है कि भैया तूफान आ गया कोई टेंशन नहीं, कुछ ही एरिया जाएगा, अर्थक्वेक आ गया कुछ ही एरिया जाएगा। अगर आप न्यूक्लियर बनाते हो बड़ा एरिया ले जाएगा, वो दिक्कत है। और कोई एक्सीडेंट हुआ, टेररिज्म हुआ, जो कि होता है रियल लाइफ में, इंसानियत के पास कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर 1000 साल तक कुछ नहीं हुआ है। हमारे कोई देश नहीं है जो 1000 साल से टिके हुए हैं, और आपको न्यूक्लियर वेस्ट को उतने लंबे टाइम से ज़्यादा संभालना है। तो वही है, वेपन्स प्रोजेक्ट है, वेपन्स के तौर पर ट्रीट कीजिए, बढ़िया है, देश को आज़ादी मिले, उससे बढ़िया बात ही नहीं है। और कॉम्पिटेंसी हो, इतने सारे न्यूक्लियर इंजीनियर निकल रहे हैं, उनको कहीं जॉब मिले कि बार बार फ्रांस चले जाएं, उसका क्या फ़ायदा है? और बाय द वे जो काफ़ी लोग होते हैं फ्रांस में तो न्यूक्लियर है बहुत कम है, इंडिया से 3 गुना कम है उनका पावर प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा, मतलब टोटल का बात है। न्यूक्लियर चीप एंड अबंडेंट नहीं है, और भविष्य के लिए हमें चीप एंड अबंडेंट पावर सोर्स चाहिए कि मतलब लोड नहीं है। जैसे मैं अपने घर में 2 किलोवाट का सोलर लगा दिया, भूल गया, लोड ही नहीं ले रहे हैं। हमारे सामने 10 लगा दिए, 12 लगाए हुए हैं, 25 लगाए हुए हैं, लोड नहीं ले रहे, वो चाहिए चीप एंड अबंडेंट, गिनती खत्म हो जाए। पर एनर्जी स्टोरेज नहीं, न्यूक्लियर के चलते ही दुनिया का सबसे बेस्ट एनर्जी स्टोरेज आया था 1970s का न्यूक्लियर फीवर के टाइम, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोज लूप पम्प्ड हाइड्रो। इंडिया वो भी बना रहा है, 10-10 हज़ार मेगावाट आवर का, वो भी बनाया जा रहा है। और हाँ, किसी को बुद्धि है कि इतने सारे कोल पावर प्लांट है जिसे बंद करना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल, उसे भी बैटरी में बदल दो, बोलेंगे इनएफिशिएंट है, फर्क क्या पड़ता है जब बिजली बहुत सस्ता है। तो वही मार्केट बदल गया है, क्या रिसर्च डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ये सब के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं है। नेवी वो बैठा हुआ है सर, हमें दो काबिलियत तो दो सर, हम क्या करेंगे इससे? किसी को चेस करने जाएंगे तेल खत्म हो जाएगा, देश का तेल खत्म कर देंगे हम तो ये सब तो चलिए 1-2 ठो है, 100-150 तक थोड़ा वजन आए, तो ये विजडम हमें दिखाना है कि ठीक है सर बहुत अच्छी बात है, 1-2 ठो पीस बना भी लीजिए, लेकिन अगर वो पूरा न्यूक्लियर पे कूदे लटक जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, पनीर रोल 500 रुपया का हो जाएगा या 10,000 रुपये का।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, इंडिया क्या अचीव किया है, क्यों कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे तो उसे शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद आया। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखिए, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।